आज जनवरी 16 तारीख 2026 कल की न्यूज अपडेट लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज में आज के दिन बीएमसी इलेक्शन जो कल हुई थी, आसपास 70,000 करोड़ की बीएमसी है। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के भी उतनी बजट्स नहीं बनते जितना मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बजट बनता है। आज उसकी रिजल्ट सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 2-3 बजे तक क्लियर हो जाएगी कि बीएमसी में कौन और किसका सत्ता आ रहा है। लंबा समय तक शिवसेना के पास बीएमसी रहा है, परंतु जो एग्जिट पोल रिपोर्ट्स कल आए हैं उसमें बीजेपी और शिंदे सेना मिलकर बहुमत प्राप्त करते हुए 131 से लेकर 151 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। ये आज फर्स्ट ऑफ मैंने आपको न्यूज दे दी। आज स्टार्टअप इंडिया का 10 साल पूरा हो गया है। आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी। कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ, ये चर्चा की विषय है। उसके विषय में 2-3 पॉइंटर्स मैं आपको दे सकता हूँ। जब स्टार्टअप इंडिया की बात शुरू हुई थी तब स्टार्टअप की जो मतलब स्टार्टअप उन्हीं को कहते हैं तो एक छोटे बिजनेस स्केल से शुरू होती है और लोगों की फंडिंग से बड़ा होता है। सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत में एशिया में कोई बना है तो ये हम फ्लिपकार्ट को कह सकते हैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल आईआईटी दिल्ली के दो ग्रेजुएट्स एक दिन डिसाइड किए कि इस तरीके की जैसा अमेजन में सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा है, हमने भी ऐसा एक बिजनेस चलानी है। वो दोनों अमेजन में काम करते थे। अमेजन उस समय भारत में अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रही थी। अमित अग्रवाल उसके आज भी इंडिया का काम देखते थे, अब आजकल जेफ बेजोस की राइट हैंड मैन बने हुए हैं। वो अमित अग्रवाल ने इन दोनों को हायर किया था अमेजन को इंडिया में लॉन्च करने के लिए। अमेजन उस समय इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि सक्सेस रेट उस समय बहुत कम रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16 सॉरी 2012-13 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ और फ्लिपकार्ट एक एग्जाम्पल बना स्टार्टअप इंडिया की। उसके बाद जिप्टो आया, ब्लिंकिट आया, बहुत सारे कंपनीज आए। परंतु आज 10 साल बाद कितने भी लोग बोल दें कि स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल हुआ है, मेरे नज़र में जिस तरीके की स्केल और सक्सेस इसको प्राप्त करना चाहिए था वो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। ऑनेस्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने ओर से सब कुछ किया, ये भी मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत में कोई फूट नहीं थी। उन्होंने क्लियर और क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया। परंतु मुझे ऐसा लगता है जो ऑफिशियल्स थे, जो स्टार्टअप करने आए थे, उन लोगों की नीयत और उन लोगों की प्रचेष्टा को लेकर सवाल निशान खड़े कर सकते हैं। कुछ लोग मोदी जी की इंटेंशन को लेकर सवाल खड़े करते हैं, परंतु जो इस मिशन को शुरू से देखा है वो क्लियरली जानता है इस प्रकार का कुछ नहीं है। ईयू और इंडिया की ट्रेड डील फाइनलाइज होने की कतार है। एफटीए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बाहर यूनाइटेड स्टेट से जिस तरीके की एफटीए हमारे पास आती थी, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज जिस तरीके से आती थी, वो अब नहीं आती है क्योंकि टैरिफ है। तो ईयू यूनियन ऑफ यूरोपियन स्टेट्स के साथ हमें अच्छे रिश्ते बनाने की आवश्यकता है। हम उस पर लगे हुए हैं। भारत इंडिया ने पहली बीबीएल लैब 4 फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की लैब, इस लेवल की पहली लैब कल अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सर्दी के समय पे पूरी भारत में सर्द माहौल बना हुआ है, जहां पे इस समय टेम्परेचर आसपास 10 से 12 डिग्री रहता था। हम लगातार पूरी भारत से चारों तरफ से खबर ये सुन रहे हैं कि टेम्परेचर 2.3, 3, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। बहुत सारी कोस्टल स्टेट्स में भी ये खबर आ रही है कि टेम्परेचर 10 से ज्यादा आगे जा नहीं रही है। तो ये समय रहती थी कि पावर की बहुत कमी जरूरत पड़ता था, कम आवश्यकता पड़ता था पूरा भारत में। परंतु इस बार सर्दी ज्यादा होने की वजह से ये खबर आई है चारों तरफ से कि पावर सर्ज दिखाई दे रही है, पावर की आवश्यकता पूरा भारत में बढ़ गया है क्योंकि हीटर की आवश्यकता पड़ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल रोल्स को लेके इलेक्शन कमीशन को इंडिविजुअल लिस्ट को सबमिट करके उसको पब्लिश करने के लिए बोला है कि सभी व्यक्तियों को पता लगे किसका नाम है किसका नहीं है। इसको ट्रांसपेरेंट करने की आवश्यकता तो पहले से भी हमने हमारी यही न्यूज अपडेट्स में बोला है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। छुपाने के लिए सच में कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। जो
इलेक्शन कमीशन में एक्टिवली काम किए हैं, आप उनसे पूछिए। इलेक्शनरिंग इन इंडिया एक इतना बड़ा प्रोसेस है, जिस तरीके की धांधली की बात अपोजिशन लीडर करते हैं, इस तरीके की धांधली करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज द स्केल इज टू हाई। वी आर टॉकिंग अबाउट 80 करोड़ वोटर, 80 करोड़ वोटर जिस देश में हैं। कोई बेंगलुरु चला जाता है काम करने के लिए, उधर वोटर आईडी बना लेता है। इलेक्शन कमीशन कोशिश करके भी पता नहीं कर सकता कि कितने जगह उसकी वोटिंग कार्ड है। इट्स नॉट पॉसिबल। बट इलेक्शन कमीशन को ऑफराइट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो स्टेप्स वो ले रहे हैं क्लियर रिटन में मीडिया को देना चाहिए। और केसेस होती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल अपनी तिजोरी खोल देना चाहिए। आप एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, आप कोई प्राइवेट कंपनी तो हो नहीं कि मैं ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। इलेक्शनरी को लेके कौन सी ऐसा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो इलेक्शन कमीशन देना नहीं चाहता है? तो इसके वजह से अपोजिशन की पार्टी में एक डाउट क्रिएट होता है। मैं उनकी डाउट को भी समझ पा रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग सब खराब लोग हैं और वो इलेक्शन कमीशन को गाली देना चाहता है। उनको भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आप पब्लिश करिए ना रोल, जिसका नहीं है वो एप्लीकेशन दे सके, ऐसी कोई बात थोड़ी है। किसी के नाम में गलत है उसको नोटिस दीजिए, आपके नाम में क्यों गलत है, आधार कार्ड में आप ये लिखते हैं, इसमें इसे क्यों लिखते हैं। इलेक्शन कमीशन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। इसमें अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि आधार कार्ड को इलेक्शन जो को वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ में लिंक कर दिया जाए, तो जितनी भी अगर जहां जहां वोटर आईडी कार्ड है तो सारे लिंक हो जाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा ना कि किसके पास कितनी वोटर आईडी है। ये इलेक्शन कमीशन खुद बोला था कि हम जोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन खुद पीछे चला गया है। वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा था कि हम जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते। दैट्स अ फार बिगर प्रोसेस देन व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि आप आधार कार्ड को तो वैलिड आईडी प्रूफ मानते ही नहीं हो। इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुका है कि हम आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं मानते हैं। तो फिर आप जोड़ेंगे कि, और आप मतलब ये नहीं तो नहीं, एक इस प्रोसेस के लिए कि ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि किसके पास कितने कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड हैं। सिंपल सा, अगर एक पर्सन के पास तीन तीन कार्ड हैं, अगर वो हम आधार के थ्रू लिंक करते हैं तो एक ही आधार नंबर सारे में डालना पड़ेगा, तो ऐसे पता चल सकता है कि उसके पास कितने आधार कार्ड, बिल्कुल बिल्कुल कितनी आपकी वोटर आईडी कार्ड आपकी है। बात सही है, परंतु वो अगर वो ना माने, वो उसको एक प्रूफ की तरह ना माने, लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको लिंक तो कर ही सकता है। नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो। जो घुसपैठिया भारत में घुस आया है, जो सरकार भी कहती है, कोर्ट में केसेस भी है कि बाहर से घुसपैठिया घुस आया है, तो सबसे बड़ी जो इशू बनेगी, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है, जो भारत में आ जाता है वो फटाफट पैसे वैसे देके आधार कार्ड बना लेता है। तो आप जो वोटर इन्फ्लक्स होगी, उसके वोटर आईडी को आधार कार्ड के जोड़ने के वजह से जो वोटर लिस्ट में जो इजाफा होगी, जिसको आप कहते हो कि बांग्लादेश से आया है, उसका भी एक सिटीजनशिप प्रूफ हो जाएगा। आप उसको एक बार इसके साथ वोटर आईडी के साथ जोड़ दोगे तो इस देश का सिटीजन बन जाएगा वो। नंबर एक। नंबर दो, आधार कार्ड और वोटर आईडी में फर्क बहुत होती है। नॉर्मल आप जाके एक सर्वे करोगे तो पता लगेगा कि 50 में से 10 लोगों का ऐसा होगा, आधार कार्ड में दूसरा नाम, वोटर आईडी में दूसरा नाम। इसमें फादर की नाम में पी है, उसकी फादर की नाम में एस है। इस टाइप की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वो आधार कार्ड तो नंबर टू नंबर ज्वाइन होती नहीं है, डिटेल्स सेम होना चाहिए, तब जाके आधार कार्ड एक्सेप्ट करता है। आधार की जो डाटाबेस है वो आपकी नाम को एक्सेप्ट करता है। तो इस देश में मुझे लगता है 10 से 15% वोटर आईडी निपस्त हो जाएंगे। जो रियल वोटर्स हैं, जो भारत के सिटीजन हैं और कभी जिंदगी में कहीं विदेश भी नहीं गए, उनकी नाम वोटर आईडी वोटर लिस्ट से हट जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर विचार किया था, और सारे विचार करने के बाद एक संकलन में वो लोग पहुंचे कि जो जोड़ना चाहता है आगे जाके उनको ऑप्शंस दे देंगे, बट इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। मैंडेटरी करोगे तो आपकी जो इलेक्शनरिंग है वो बाधा प्राप्त होगी। जो विरोध होगा 10%, भारत की 10% मतलब 10 करोड़ लोग, भारत की 10% मतलब 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ लोगों के नाम काट के कौन सी इलेक्शन मशीनरी काम कर सकता है? ये सोचने और विचार करने की बात है। यूरोपियन ट्रूप्स ग्रीनलैंड पहुंच चुका है। लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे। तो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता थे,
हुआ करता है, अभी भी डेनमार्क अपने टेरिटोरी को यूनाइटेड स्टेट्स को देने के लिए राजी नहीं है। बहुत कम लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं, बहुत ही आइस से संकुलित एरिया है, वहाँ सुइसाइड लोग बहुत करते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग पॉपुलेशन होने की वजह से सोशलाइज करने के लिए दुनिया में कुछ है नहीं। एक कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा वहाँ का प्रेसिडेंट के रूप से शपथ लेके बैठा है। वहाँ डेनमार्क ने अपनी जो है नेवी शिप्स वहां भेज दिया है, जंग की तैयारी होगी, मिलिट्री प्रेजेंस ईयू बढ़ा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी बातचीत सारे विफल होते दिख रहे हैं। कोई बड़ा इशू मुझे समझ लगता नहीं है ये होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल दे, उनकी जो कोटरी ऑफ एडवाइजर्स हैं वो समझदार लगते हैं दूर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और 1-2 हफ्ते की ये डिबेट होगी, उसके बाद ग्रीनलैंड को इधर इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाएगा या डेनमार्क का हिस्सा बोल दिया जाएगा। वोटिंग किया जाएगा, 3-3,500 लोग हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने डेनमार्क की फॉर्म में वोट कर दिया तो वो डेनमार्क का हिस्सा बना रहेगा। ग्रीनलैंड को जिस तरीके से यूज करना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑलवेज यूज करता है। ग्रीनलैंड को बेस बना के किसी पर आक्रमण करना है यूनाइटेड स्टेट्स करता है। अब उनको क्या, डोनाल्ड ट्रंप को ये एक चढ़ा है कि मैं खरीद लूंगा ग्रीनलैंड को यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्सा बना दूंगा। उससे पहले जो प्रेसिडेंट्स ने ग्रीनलैंड को छोड़ा हुआ है वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने यही सोच के करा है हम अपनी स्वार्थ तो साथ ही दे रहे हैं, क्यों खामोखा इसको यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटोरी बनाना है, फिर वहां पे एक्शंस करना है, फिर वो इन अमेरिकन लॉ के अंदर आ जाएगा, सारा कुछ जवाब देना पड़ेगा। ग्रीनलैंड बाहर है, जिसको जो करना है वो ग्रीनलैंड पे ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब वो खुद ही बोल सकते हैं कि इस तरीके की क्यों वो बोलते हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे 70 साल की एक ओल्ड मैन जो गटर क्लास में रहते हैं, उनसे 8.9 करोड़ रुपीज किसी ने ठग लिया था। सॉरी, 6.9 करोड़ रुपीज किसी ने ठग लिया था। कल वो डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। अभी देखते हैं किस तरीके की एक्शन होगा। अभी भी आईटी चीजों को लेके बहुत कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं कि बहुत बड़ा अपराध है, वो कुछ टोकन पनिशमेंट मिलेगी इसमें। फ्रॉड की परिभाषा में डिजिटल अरेस्ट वगैरह को लेके अभी भाषाएं नहीं बनी है, तो ये आप मत सोचिए कि कोई अरेस्ट होके बिल्कुल उसको फांसी पे चढ़ा देंगे क्योंकि किसी आदमी का 8 करोड़ रुपए उसने लूट लिया था। यूएस सैंक्शंस ईरान के ऊपर हो रही है। मैंने कल भी आपको न्यूज अपडेट्स में बताया था कि खमेनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो बहुत ज्यादा एक्शन ना लेने की वजह से यूएस की हाथ बंधे हुए हैं। अभी ऐसी खबर आ रही है ईरान में जो प्रोटेस्ट और गुस्सा और जो एंगर थी वो धीरे धीरे कम होने लग रही है। लोगों को अरेस्ट करना, ईरान का जो गवर्नमेंट है उनने अरेस्ट करना छोड़ दिया है। जो जो प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, और ईरान अपने आप को सॉर्ट आउट कर देगा तो यूनाइटेड स्टेट्स की वहां पे इंटरवेंशन करने की कोई मतलब नहीं रहेगी। एनीवे, हम आज प्रयास करेंगे शाम को बीएमसी की रिजल्ट आ जाते हैं तो एक आपको न्यूज अपडेट शाम को देने के लिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।